हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि हम लोग मैथ की सीरीज कर रहे थे 100 क्वेश्चन की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होंगे वो द्विघात समीकरण के होंगे। द्विघात समीकरण चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है, तो उसी के 10 क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आप लोगों को सरल रख सकते हैं, लेकिन चैप्टर भी थोड़ा सरल है, तो बोर्ड के पर्पस से क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चनों को मैं यहाँ लगाई देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हर एक एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चनों को लिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर हम बात करते हैं तो कि x, आपको भी वहां पर दिख ही रहा होगा, x + 1 + 8 = x + 2 x - 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हमसे पूछा है कि भैया ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन उसके दो पार्ट दिख रहे होंगे। तो दो पार्ट में हमें दोनों पार्ट हम सॉल्व करके देखेंगे, और उन दोनों पार्टों में ये देखेंगे क्या इन दोनों में से कौन सा हमारा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की आपको फॉर्म पता होगी। द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है। अगर ये वाली फॉर्म हमारी बन के आ जाती है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, और अगर इस प्रकार की ये वाली फॉर्म बन के नहीं आती तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि x + 1 + 8 x + 2 x - 2 द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसकी इन दोनों की आपस में इनसे गुणा करेंगे तो x² प्लस x की 1 से की तो x + 8 = x की इससे की तो x²। अच्छा ये देखिए, एक बार ये जुड़ के लिखा हुआ है, एक बार ये घट के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला बन गया, x² - 2 का स्क्वायर। इसी का तो बना ये फार्मूला, अगर हम सिंपल बात करें तो x² + x + 8 = x² - 4। ठीक है, x² से x² खत्म। अगर हम इस 4 को इधर ले आए तो x + 8 - 4 प्लस का बन जाएगा = 0। तो x प्लस कितना हो गया 12 = 0। क्या x + 12 द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x + 12 हमें इस फॉर्म में दिखाई नहीं दिया। तो जब दिखाई नहीं दिया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट को भी चेक कर लेते हैं क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। सेकंड पार्ट है x 2x + 3 x 2x + 3 = x² + 1। क्या इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अंदर गुणा की तो 2x² + 3x = x² + 1। इसको इधर ले आओ, दोनों पार्ट को उठाकर इधर ले आओ तो बन जाएगा 2x² - x² - 1 प्लस के 3x = 0। तो इसमें से एक गया तो x² प्लस 3x को पहले लिख लिया -1 = 0। ये हमें मिल गया ax² + bx + c की फॉर्म में। तो जब ये ऐसी फॉर्म में हमें दिख रहा है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
ये आप सभी के समझ में आया होगा। सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को खुद कर सॉल्व करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिल ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमसे कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल ज्ञात करने, और मूल ज्ञात आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। जो समीकरण है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन क्या है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके मूल ज्ञात करने। और मूल ज्ञात करने के लिए हम यहां पर, अगर हमसे बोला है कि सिर्फ मूल ज्ञात करो, तो आप यहां पर, उसने ये तो बोला नहीं कि भाई इसके मूल जो है पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करो या कैसे ज्ञात करो, तो सिंपल तरीके से गुणनखंड विधि से हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके मूल ज्ञात कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 की और एक्स स्क्वायर की गुणांक यानी कि 6 की आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमने 2 की और जब 6 की गुणा की तो 2 और 6 की गुणा करने पर कितना आया, 12, 12 आया। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि हमारा जो घटाने पर क्या है। अब कहोगे x आए तो 12 में से ऐसा क्या घटाएं कि x आए, नहीं, हमें 12 x का गुणांक देखिए। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो गुणांक क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 1 आए। करते हैं भाई। तो 6 दूनी 12, 12 के हमने ऐसे फैक्टर कर लिए क्योंकि घटाने पर 1 आया, तो फैक्टर किए तो हमारा आया 4 और 3, 4 गुणा 3 12 होता है। तो 12, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हुए वो ठीक हुए। तो यहां पर करते हैं भाई, 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x, तो बचेगा क्या, 3x माइनस के 2। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहां से क्या कॉमन लेंगे, 1। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से क्या कॉमन है, 3x माइनस 2 ले लो, 3x माइनस 2, तो क्या बचा यहाँ पर, 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यही तो बचा। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक मूल हमारा निकल के आया 2/3। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू आया माइनस का 1/2। गुणनखंड विधि से हमने मूल ज्ञात किए, तो एक मूल आया हमारा x बराबर 2/3 और दूसरा मूल आया x बराबर माइनस के 1/2। आशा करता हूं आप लोगों को यह क्वेश्चन ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 2/3 और माइनस का 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि भाई ये बताइए कि 3x स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर इसका एक मूल 1/3 है ना, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है ना, इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां क्वेश्चन होगा, ठीक से दिखेगा नहीं, यहां लिख लेते हैं नीचे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है,
तो इसके दो मूल होते हैं। मूल क्या होते हैं इसके? दो मूल होते हैं। एक मूल होता है अल्फा और दूसरा मूल क्या होता है जी? बीटा, है ना? यही तो होते हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि मूलों का योगफल, तो जब हम योगफल करते हैं मूलों का तो आता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। और अगर गुणनफल किया जाए हमसे तो अल्फा इंटू बीटा। और हमसे पूछा जाए कि अगर मूलों का योगफल बताइए इस इक्वेशन के हिसाब से, तो मूलों का योगफल होता है माइनस में बी अपॉन ए। ठीक। और हमसे पूछा जाए कि अगर यही इक्वेशन है आपकी तो मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी कि पूरे साल यही बात पढ़ी होगी, तो ये बात तो भाई आप लोगों को पता ही होगी कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल जो है वो कितना होता है? सी अपॉन ए, है ना? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए अगर इसका एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए कि दूसरा मूल क्या होगा। तो भाई अगर हम बात करें यहां से तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन की क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं कि समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो जब हमने इसकी तुलना की तो आया हमारा a इक्वल टू कितना आएगा जी? 3, b इक्वल टू कितना आएगा जी? 10 और c इक्वल टू कितना आएगा जी? 3। ये हमारे तुलना करने पर a, b और c के मान आ गए, यानी कि उनकी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा, बोला कि इसका एक मूल हमें दे रखा है। एक मूल कितना है इसका जी? 1/3। तो हमें दूसरा पता करना है क्या होगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और माइनस बी अपॉन ए भी पता है हमें क्या होता है ना, और अल्फा बीटा पता है क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अगर एक मूल पता है यानी कि इसका मतलब या तो अल्फा पता है या तो भाई एक मूल पता है, तो या तो ये अल्फा है या फिर ये क्या है? बीटा है। कुछ तो है इन दोनों में से, क्योंकि मूल है और मूल में एक चीज तो होगी, चाहे अल्फा हो ये 1/3, चाहे बीटा हो ये 1/3, कुछ तो होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर अल्फा की जगह 1/3 रख दो या फिर बीटा की जगह 1/3 रख दो, और बी अपॉन ए यहां से आप लिख ही सकते हैं। तो अगर अल्फा की जगह 1/3 रख रहे हो तो बीटा दूसरा मूल हो जाएगा और दूसरा मूल निकल के आ जाएगा, और अगर बीटा की जगह 1/3 रख रहे हो तो दूसरा मूल अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली चीज लेते हैं कि जिससे कि हमें एकदम सरल तरीके से निकल के आ जाए। हमने लिया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की जगह हमें पता है 1/3 एक मूल है, तो हमने अल्फा को वो मूल मान लिया जो ये वाला मूल क्या है, हमने माना जी ये मूल है अल्फा, हमें बीटा चाहिए दूसरा मूल। ये मूल हमने मान लिया अल्फा और हमें दूसरा मूल क्या आंसर निकालना है? बीटा। तो हमने अल्फा की जगह रखा -1/3 और बीटा हमारा दूसरा मूल है जो हमें निकालना है। सी अपॉन ए हमें पता है क्या है? सी कितना है जी? 3। ए कितना है जी? 3। 3 से 3 कटा, यहां पर आया 1। तो बीटा, अच्छा इस 3 की मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, 3 डिवाइड में है इधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3। तो बीटा इज इक्वल टू में कितना आया? 3। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जी इसका दूसरा मूल बताइए, तो इसका दूसरा मूल कितना हो गया जी? बीटा बराबर 3। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार रोकिए, दोबारा से पीछे जा करके उसको दोबारा समझिए, फिर मैं आशा करता हूं आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाँ भाई, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि सभी लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है
और अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और 2 नंबर में आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि भाई 2x स्क्वायर है -5x है प्लस 3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सरल कीजिए और पता कीजिए कि इसके मूल क्या आएंगे। क्वेश्चन है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सरल कीजिए और सरल करने के बाद ये बताइए कि इसके मूल क्या होंगे, है ना। ये हमसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि जो है थोड़ी हार्ड लगती है सबको, लेकिन हार्ड होती नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, आज से आपको हार्ड नहीं लगेगी। क्यों, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में। आप लोग 2 स्टेप याद रखिए। स्टेप 1 में क्या करना होता है हमें, इस जो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहां पर 2, ये है 2, इसको सबसे पहले आप 1 बनाइए। इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए। जैसे कि यहां पर मैं बना देखता हूं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यहां पर 2 है, और मुझे अगर इसको 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं करूंगा यहाँ पे 2 से भाग कर दूंगा, अपने आप 1 बन जाएगा। कर दी 2 से भाग, बन गया 1। तो ऐसे ही यहां पर अगर हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को, स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, है ना। ये हमारा स्टेप 1 है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को जब हम 1 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 है, और 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करो कि पूरी समीकरण में 2 से क्या कर दो, भाग लगा दो। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने सबको 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आई होगी। सबको क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। अब ये तो जी कट गया, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बन गया 1। अब यहाँ पर इसका मल्टीपल कितना है, 1 है। माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू में 0। यहां तक सबके पास समझ में आई। आगे क्या करते हैं, स्टेप 2 की बात करें अगर हम, तो स्टेप 2 क्या कहता है हमारा, स्टेप 2 कहेगा कि भाई यहां पर जो x का गुणांक है, यहां पर जो x का गुणांक है वो उसको आधा करो, है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को आधा कीजिए, आधा करें, और फिर उसके स्क्वायर को, स्क्वायर मतलब उसके वर्ग को, उसके या उसका वर्ग करके, ऐसे लिख सकते हैं, उसका वर्ग करके जोड़िए और घटाइए, है ना। ये हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, कर सकते नहीं है, करना ही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका आधा, अरे भाई आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आधा हो जाएगा। 5/2 आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल तरीके से कर दिया डिवाइड, है ना। तो 5/2x, अब इसका आधा के वर्ग, तो 5/2 का आधा कितना, 5/2 गुणा 2 का वर्ग, सॉरी ये एक्स स्क्वायर लिख गया, यहाँ पर एक्स का गुणांक करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं अपना, किसका गुणांक करना है, एक्स का गुणांक है। इसी को हमें जोड़ना है और इसी को हमें क्या करना है, घटाना है। प्लस 3/2 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x
प्लस ये कितना हो गया 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 में 0। यहां तक सबके समझ में आया होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे क्या है इधर कर लेते हैं, इधर जगह कम है। अब देखो x² माइनस 5/2x और प्लस 5/4 का स्क्वायर। क्वेश्चन में हटा देता हूं वहां से, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए x² माइनस 5/2x ये कितना हो गया 25/16 माइनस 25/16 और प्लस 3/2 में 0। अब अगर आप लोग एक बात देख पा रहे हैं तो यहां पर देखिए इन तीनों को अगर हम नजर डालें तो इन तीनों से हमारा एक चीज बन गई। क्या बन गया? अगर हमने देखा कि भाई ये था x² माइनस 5/2x प्लस 25/16, तो यहां पर एक चीज अगर हम देखें तो यहां पर ये बन गया कि ये बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो x² है x², भाई अगर हम ये देखें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है x² प्लस y², यहां माइनस ले लेते हैं क्योंकि माइनस वाली टर्म है, माइनस 2xy। तो अगर x² की जगह तो x² है, y² की जगह कितना दे रखा है 5/4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x की जगह x ही है गुणा y की जगह कितना है 5/4 ये है। तो देखो 5/4 को अगर ये 2 दूनी 4 हो गया तो ये कितना आया x² प्लस 5/4 का स्क्वायर, और इसको अगर खोल कर लिखूं मैं तो कितना आ गया 25/16 माइनस 5x/2 आया। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहां मिल गई। तो ये वाली टर्म इसी फॉर्मूले से तो आई भाई x माइनस वाई का स्क्वायर से, और अगर हम इस x की जगह तो कितना है x² ही है और y की जगह पे क्या दे रखा है हमें 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर किसका होल स्क्वायर बन गया? अगर हम तीनों से देखें तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। सही है। आगे हम क्या करते हैं, इसको दोनों को उधर भेज दो तो 25/16 माइनस 3/2। ठीक, x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 16 एलसीएम 25 माइनस 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गया 1। देखिए यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बन गया 1/16। तो ये आ गया, जब 16 बाहर निकल के आएगा तो 4 का स्क्वायर होता है तो कितना आएगा प्लस माइनस 1/4। ठीक है, तो एक बार हम किसके साथ ले लेंगे इसको प्लस के, तो एक बार प्लस के साथ लो, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर 1/4, तो x बराबर 1/4, इसको उधर भेज दो प्लस 5/4, तो x इक्वल टू 5 और 1 6/4, 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो 1 आ गई। हमारा जो मूल आया x बराबर 3/2। ठीक, यहां तक समझ में आया, x बराबर 3/2। हमने एक बार धनात्मक लिया था तो दूसरी बार कैसा लेंगे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4, इसको उधर भेज दो तो x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, x इक्वल टू 4/4 यानी कि x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना आया 1। तो हमारे पूर्ण वर्ग विधि से हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे दो मूल निकल के आए,
एक आया x इक्वल टू 3/2, दूसरा आया x इक्वल टू 1। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आई हो या कुछ रह गया हो ऐसा, तो पीछे से वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग दोबारा ठीक प्रकार से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सही से समझ में आएगी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन है भी 5। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, है ना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत में आपको पता ही है तो कि भाई अगर एक है तो क्रमागत क्रम के अगला आने वाला तो दो होगा अगला। तो हमने माना कि पहला क्रमागत, पहली क्रमागत संख्या हमने मान लीजिए x है। पहली जो क्रमागत संख्या है वो क्या है? x है। फिर हमने दूसरी क्रमागत संख्या ले ली, माना है तो लिख लो माना। दूसरी क्रमागत संख्या हमारी होती है, अब क्रमागत है ना तो क्रम के अगला आने वाला, अगर एक है तो एक के बाद अगला आने वाला क्या होगा? दो। तो कैसे आया दो? एक में एक जोड़ा होगा तभी तो दो आया होगा। तो यहां पर भी अगर एक x है तो एक में x में एक जोड़ेंगे तभी तो अगली क्रमागत संख्या आएगी। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि प्रश्न अनुसार हमारा क्या कहता है। प्रश्न अनुसार हमें कहता है कि भाई जो आपने क्रमागत संख्या ली है, अगर आप उनके वर्गों का योग करो, है ना, अगर आप उनके वर्गों का योग करो तो वो 365 के बराबर आना चाहिए। तो हमने कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का योग स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके 2x स्क्वायर हो गए प्लस 2x, इसको इधर ले आओ उठा करके, प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस के 364 हो गया इज इक्वल टू 0। 2 इन तीनों में से कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं, या तो आप इसे धनाचार्य सूत्र से कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि भाई किसी ऐसी विधि से करो, तब हम सिंपल इसको गुणनखंड विधि से ही करेंगे। हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारा घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो हमने किया तो 182 के हमने जब फैक्टर करके देखे तो 182 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए जी 14 गुणा 13। 14 गुणा 13 कर रहा है तो 182 आ रहा है, और 14 माइनस 13 कर रहा है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमने सिंपल यहां पर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स, यहां पर ये रहा माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से क्या कॉमन है? x प्लस 14 और एक है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें एक बार इसको 0 के साथ रखना है, एक बार इसको 0 के साथ रखना है, रखते हैं। तो एक बार हमने x प्लस 14 को 0 के साथ रखा तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 आया। तो क्या कभी ऐसा अगर नंबर हो तो वो क्या माइनस में हो सकते हैं? हम कहेंगे जी नहीं हो सकते। अगला हम रखते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 यानी कि 13 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा।
है ना। तो एक बार x बराबर 13 आया और एक बार x बराबर 14 आया माइनस का, लेकिन 14 वाली टर्म को हमें नहीं लेना, हमें किस टर्म को लेना है, धनात्मक वाली को। तो जब हमने एक बार x बराबर 13 लिया तो हमारी जो पहली संख्या हो गई वो क्या हो गई 13, और जो दूसरी संख्या हो गई 13 प्लस 1 यानी कि क्या हो गई 14। तो हमारे आंसर हो गए पहली क्रमागत संख्या x बराबर 13, दूसरी क्रमागत संख्या x बराबर 14। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस बराबर c है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx बराबर c, a डज नॉट इक्वल टू बी 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कि मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं ना, बताओ भाई क्या होगा। कि मूल जो है अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हमें बताना है। तो मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पर ऐसे कहीं भी मूल आ जाए तो हमें कैसे बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे। तो देखिए, अभी हमने जब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना। अब हमें बताना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। तो अभी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है असल में, माइनस के b अपॉन a, है ना, यही तो बताया। और अल्फा इंटू बीटा बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, c अपॉन a, यही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो देखिए, जब हम इसको बात करते हैं तो हमें पूछा उसने कि भाई ये बता दो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। हमने ये नहीं पूछा उसने कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अगर हमसे वो पूछता कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो देखो यहां पर अगर हम सिंपल ये इक्वेशन होती कि ax² प्लस bx प्लस सी, तो यहां पर हमें अल्फा इंटू बीटा सिंपल सी अपॉन ए हो जाता। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा मैं वो बता रहा हूं फिलहाल, पहले फिर उसको बताता हूं। हमसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा, तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या यहाँ पर माइनस है, कहीं नहीं है, प्लस ही है। तो जब प्लस ही है तो भाई प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस ही हो गया। तो बी अपॉन ए, है ना। तो हमारा सिंपल अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए। अब अगर इक्वेशन हमसे पूछ ले इसी इक्वेशन में कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो हमारा सी अपॉन ए होता है अल्फा इंटू बीटा वैसे नॉर्मल टर्म में। लेकिन यहां पर जो इक्वेशन है उसमें सी को किस में दे रखा है, माइनस में। तो यहां पर हमें क्या लगाना और पड़ेगा, माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सी अपॉन ए। हमसे क्वेश्चन ये था कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर सिंपल कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जी ये बताइए कि हमसे बोला उसने कि x² माइनस 15x और प्लस 50 इक्वल टू 0 का विभक्ति कर क्या होगा, विभक्त कर होगा। ये हमसे उसने बोला है कि विभक्त कर उसका कितना क्या होगा। तो देखिए विभक्त कर होता क्या है, विभक्त कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है विभक्त कर, है ना। तो हमें यहाँ पर उसने विभक्त कर पूछा है कि d क्या होगा, d की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो हम d की वैल्यू से निकाल के बताएंगे कि d की वैल्यू कैसे आएगी। विभक्त कर पूछा है तो हम सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे कि d बराबर b² माइनस 4ac। अब हमें ये कैसे पता चला कि जी ये कैसे आएंगे, b² b कहां से आएगा, 4ac कहां से आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन दी है और हमें इस इक्वेशन की कंपेयर करते हैं हम किस इक्वेशन से,
द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण की तुलना करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर a का गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है जी, तो क्या आएगा अपन, b का गुणांक कितना माइनस का 15, c का गुणांक कितना है 50। ठीक, a b c की वैल्यू पता चल गई, उठाओ क्वेश्चन में रख दो। b बराबर b की वैल्यू माइनस के 15 की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू 1 गुणा c की वैल्यू 50। d बराबर 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 225 माइनस 50 का 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 50 चौका 200, कितना बचा 25। जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारी 25। ठीक है, तो जो हमारा विभक्तिकर आया वो कितना आया d बराबर 25। ठीक, यही क्या हो गया हमारा। ठीक है, ये सवाल हमें ऑप्शन में भी दे सकता है और 1 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि ये बताइए, कहाँ आ गई क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 9x स्क्वायर, द्विघात समीकरण हमें दी है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है, के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। है ना, ये हमें दिया हुआ है कि अगर इसके मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान। अब ये कैसे पता चल रहा है कि भैया इसके मूल वास्तविक है और समान है, कि ये तो बड़ी गहरी कंडीशन हो गई कि हमें पता ही कैसे चले कि वास्तविक और समान है, और कब वास्तविक होंगे और कब समान होंगे, कब काल्पनिक होंगे। तो मैं 3 कंडीशन बताता हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि कब वास्तविक होंगे मूल, कब समान होंगे, कब काल्पनिक होंगे, कब कोई मूल होगा ही नहीं, काल्पनिक का मतलब होगा ही नहीं, है ना, या कब भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले विभक्तिकर में d बराबर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में, अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या आती है, बड़ी आती है, और 0 से बड़ी तभी आएगी जब ये किस में आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक वैल्यू आ जाए, यानी कि प्लस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तभी तो 0 से बड़ा बड़ी होगी, है ना। तो अगर ये 0 से बड़ी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो मूल हमेशा दो भिन्न मूल होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मूल होंगे, समझ गए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो जो है मूल हमारे अलग अलग होंगे, भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न कैसे मूल होंगे, दो भिन्न, इन्हें वास्तविक भी लिख सकते हैं, है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर b स्क्वायर माइनस, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाए, है ना, अगर 0 से छोटी आ जाए तो कैसे मूल होंगे, तो फिर मूल होंगे काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो कोई मूल ही नहीं होगा, हमें उसे सॉल्व ही नहीं करना, है ना, हमें उसे खत्म कर देना है कि कोई मूल ही नहीं आएगा तो हम उसे सॉल्व क्या करें। फिर थर्ड कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो फिर मूल कैसे होंगे, तब होंगे हमारे मूल वास्तविक और समान मूल, वास्तविक समान मूल होंगे।
ठीक है, ये तीन कंडीशन आप लोगों ने समझी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि धनात्मक आए तब हमारे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न माने अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऋणात्मक आती है यानी कि 0 से छोटी आती है तब काल्पनिक मूल होंगे यानी कि कोई भी मूल नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तब कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, सही है, और समान मूल। हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था। क्वेश्चन ये था हमारा कि भैया अगर इसके मूल हमें दे रखे हैं वास्तविक और समान है तो ये बताओ k का मान क्या होगा, है ना। अब हमें पता चल गया कि वास्तविक और समान मूल कैसे कब होंगे, जब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ac के। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की कंपेयर करते हैं, कौन सी इक्वेशन से, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। देखा हमने कि a की वैल्यू कितनी आई 9, b की वैल्यू कितनी आई 6k, पूरा 6k आएगा, x से कंपेयर कर लेगा तो क्या बचेगा b की जगह 6b, c बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें पता है वास्तविक समान मूल है तो हम ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0, बी की जगह कितना है 6k स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है 9, सी की जगह कितना है 4 इक्वल टू 0। ये हो गया 36k स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 36 चौका 144 इक्वल टू 0, 36k स्क्वायर इक्वल टू 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 36 और 36 से इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 बार, तो k स्क्वायर बराबर 4 और k बराबर अंडर रूट में 4 और k बराबर प्लस माइनस 2। तो जो हमारी k की वैल्यू आई वो क्या आई, k बराबर या तो प्लस 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है माइनस का 2। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, k की वैल्यू हमने निकाल दी, k बराबर प्लस 2 हो सकता है, k बराबर माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है तो वो बी तो मूल जो है वास्तविक और समान आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब भी मूल जो है आते हैं, दो भिन्न भिन्न मूल आते हैं। लेकिन जब ये देखा हमने कि बी स्क्वायर 4ac 0 से छोटा आ गया यानी कि ऋणात्मक वैल्यू आ गई तो फिर कोई भी मूल नहीं होता, फिर काल्पनिक मूल होते हैं, इमेजिनरी मूल होते हैं। तो यही क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि अगर आपके मूल है अस्तित्व में, और मूल अस्तित्व में तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, तभी तो मूल अस्तित्व में आएंगे। तो अगर मूल अस्तित्व में आ गए तो फिर उसे सॉल्व करके बताओ कि उसके मूल होंगे क्या असल में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इसी प्रकार है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0 है ना। अगर आप ये बताएं सबसे पहले कि क्या ये अस्तित्व में है या फिर अस्तित्व में नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि अस्तित्व में है, क्योंकि वो पता कैसे चलेगा, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -3, c बराबर कितना 5, फिर रखो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से पता चलेगा हमें कि 0 आ रही है इसकी वैल्यू या 0 से बड़ी आ रही है या 0 से छोटी आती है, तो b की जगह कितना रखना माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 5, ये हो गया 9 माइनस 5 चौक 20 दूनी 40, ये आ गया 31, वो भी किसका माइनस का। तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू है यानी कि 0 से छोटी है, और जब 0 से छोटी होती है तो हमारा कोई भी मूल नहीं होता, और जब कोई भी मूल नहीं है तो ये अस्तित्व में ही नहीं है, और अस्तित्व में भी नहीं है तो हम इसे आगे भी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट है
3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि क्या ये अस्तित्व में है, और है तो फिर इसके रूट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे देखिए, वही करना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। और यहाँ पर b² माइनस 4ac में डायरेक्ट करता हूं, लगाना है। तो b की जगह कितना आ गया 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना आ गया 3, c की जगह कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 4 चौक 16 और 48 माइनस 4 12 चौक 48 कट गए, तो आ गया 0। और अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब उसके मूल है, वास्तविक और समान मूल है ना। समान मूल आएंगे यानी कि दोनों मूल एक से आएंगे, तो हम इसके मूल और निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकालते हैं, या तो सीधी धारा चारा से निकाल कर दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 4√3, c की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए धराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac इज इक्वल टू में 2a, यही तो होता है। निकालो, माइनस b की जगह माइनस 4√3 रखेंगे तो प्लस का हो गया 4√3 प्लस अंडर रूट में b की जगह फिर से यही रखेंगे माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना आएगा 3 और c की जगह कितना आएगा 4 अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, 4√3 प्लस माइनस, अब यहां देखिए ये तो 48 बन गया और ये भी 4 चौक 16 थी 48 बन गया, ये 3 दूनी 6 बन गया, 4√3 प्लस माइनस ये 0 बन गया, तो 0 खत्म ही कर दो यहाँ से, बिल्कुल हटाएंगे। अपॉन में कितना बना 6, है ना। तो 2 दूनी 4 तो 2 3 6, और अगर इसे भी काटें तो ये नीचे √3 आ जाएगा। तो हमारा जो मूल आया वो कितना आया 2/√3, और 0 दे रखा है बराबर में, तो इसलिए दोनों मूल कैसे होंगे समान होंगे। अगर एक मूल 2/√3 है तो दूसरा मूल भी कितना होगा 2/√3। ठीक, थर्ड जो ऑप्शन जो थर्ड है इसका, वो आप लोगों को खुद करना है, स्वयं करना है। उसमें आप लोग देखेंगे पहले क्या इसका अस्तित्व है या इसका अस्तित्व नहीं है, फिर आप लोगों को उसे सरल करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप लोग अगर आप लोगों को समझ में ना आए करें, ये नहीं आ पाता है एक बार में, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग ठीक प्रकार से उसे समझ पाए। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ पाता तो आप लोग वीडियो को रोक करके दोबारा उसको देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 के हमें मूल दे रखे हैं x बराबर 2 और x बराबर 3। तो k तथा m का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। 3x² प्लस माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 मूल है, तो k तथा m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमें करना है ना। कैसे करते हैं देखिए, हमें मूल दे रखे हैं, दोनों मूल दे रखे हैं, एक मूल x है 2 है और एक मूल 3 है, यानी कि ये दोनों मूल इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर आए होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर 2 रख देते हैं इस समीकरण में और एक बार x बराबर 3 रखते हैं, और हम k और m की वैल्यू लेकर के आते हैं। तो देखिए x बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर 2 रखने पर 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3
इंटू 4 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इस 4k को उधर ले जाओ, यहां से m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना। तो m की वैल्यू निकालते हैं, तो 2m इज इक्वल टू 4k माइनस 12। 2 दोनों जगह से कॉमन है तो कट जाएगा, ले लेते हैं चलो 2k माइनस 6। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो m बराबर आया हमारा 2k माइनस 6। ठीक, ये m की वैल्यू आ गई 2k माइनस 6। अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, अभी m क्या ये वैल्यू आ गई। अब एक बार रखते हैं x बराबर 3। तो एक बार x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर रख दो भाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई में 9 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 9 27 माइनस 6k, यहां पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 इधर कर लेते हैं। 27 का ऐसी माइनस 6k, 2 दूनी 4k प्लस माइनस 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। 27 में से 12 गए 15 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। 2k को उधर ले गए तो 2k बराबर 15, तो k बराबर कितना आया 15/2। k की वैल्यू आ गई 15/2। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हम कह सकते हैं कि k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 इंटू 15/2 माइनस 6, 2 से 2 कट गया तो m बराबर 15 में से 6 गए तो बचे 9। आंसर तो k की वैल्यू आ गई 15/2 और m की वैल्यू आ गई 9। आप लोगों को सभी क्वेश्चन ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आप लोग समझदार स्टूडेंट्स हैं सभी, तो इसलिए आप लोगों को सभी 10 के 10 क्वेश्चन ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे कि और बच्चों को जो बोर्ड पेपर दे रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए हमारी तरफ से। तो प्लीज शेयर कीजिए, और बाकी जो आप लोगों को ठीक लगे उचित लगे वो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक जो भी यूट्यूब पे जितने भी फैसिलिटी है सबको कर लो एक बार में। आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। साइंस का पेपर 4 तारीख को है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, तो साइंस के पेपर की आप लोगों की तैयारी ठीक प्रकार से चल रही होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।